सॉल्यूशन चैप्टर में हम बहकी बहकी बातें नहीं करेंगे। बहकी बहकी बातें क्या होती है कि एक होता है सॉल्यूट, फिर सॉल्यूट में मिलाते हैं सॉल्वेंट, तब जाके मिलता है सॉल्यूशन। तो ऐसी बहकी बातें नहीं करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ऐसी बातें हर बच्चे को पहले से पता होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। लेकिन एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है। कई बार एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भैया ये सॉल्यूशन क्या है, तो आपको बताना है कि सॉल्यूशन जो है बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये होमोजीनियस क्या है। होमोजीनियस मिलावट, होमोजीनियस मिक्सचर वो है जिसको आप नॉर्मल आई से पहचान ना पाओ, नेक्ड आई से, नेक्ड आई से पहचान ना पाओ। जैसे चीनी और पानी, जब चीनी और पानी को मिला देते हैं तो हमें नजर आता है कि भाई इसमें चीनी तो गायब हो गया, वो मिक्सचर ऐसा जिसमें चीनी गायब हो गया, तो ऐसे को बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाने से सॉल्यूशन बनता है और सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। पहला टॉपिक ये जिसमें इंपॉर्टेंट था सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर। फिर प्यारे बच्चों इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें हैं जो काफी ज्यादा डरावनी लगती है बच्चों को, लेकिन मैं आपको बोलूंगा क्या क्या याद करना। पहला आप याद करना मोल्स के बारे में। मोल्स निकालना आपको आना चाहिए। मोल्स कभी भी निकालना हो तो आप ऊपर लिखेंगे जो भी आपको मास दिया हो, जो भी मास आपको क्वेश्चन में गिवन हो, ऊपर गिवन मास लिखना और नीचे लिखना मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नीचे लिखना मॉलिक्यूलर मास। तो आपको पहला पॉइंट जो पता होना चाहिए वो बस मोल्स के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन में मास दिया होगा, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना, आपको मोल्स मिल जाएगा। अब प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना होता है इस चैप्टर में वो होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अब मैं आपको बता दूं मोल का जो सिंबल होता है ना, मोल का सिंबल होता है एन, है ना। और कई बार मैं आपको बोलूंगा बी किसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, बी सॉल्यूट के लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे और ए इस्तेमाल करेंगे हम सॉल्वेंट के लिए। तो प्यारे बच्चों मान लो किसी ने आपसे बोला मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स, एक्स टाइप का। अब मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लो मैंने कहा मुझे बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर रखना है, एन मतलब मोल्स, मोल्स ऑफ बी ऊपर, मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए नीचे लिखना है और आपका मोल फ्रैक्शन भी रेडी हो जाएगा। यानी बी के मोल्स ऊपर और टोटल मोल्स नीचे, तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए मोलैरिटी, मोलैरिटी इंपॉर्टेंट है। और मोलैरिटी कैसे निकालना है ये समझिए। मोलैरिटी निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे लिखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नीचे लिखना है, वो भी किलोग्राम में, किलोग्राम में होना चाहिए। अच्छा दिस इज मोलैरिटी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, यहां पर हम मोलैरिटी पढ़ रहे हैं, मोलैरिटी नहीं पढ़ रहे। मोलैरिटी में क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना होता है यहां पर लीटर में। ठीक है, आप इसे नोट करो एक सेकंड। सो थर्ड पॉइंट जो आपको इस चैप्टर में याद रखना है दैट इज मोलैरिटी। अब ये मोलैरिटी क्या होता है समझना, आपको ऊपर लिखना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सारी चीजें हम क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं, तो बस आपको ये सब बातें ध्यान रखना है, वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए। अब यहां पर एक अगला ऑप्शन याद रखना कि अगर आपको मोलैरिटी निकालना हो, मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम, तो आप ऐसे लिख सकते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इन एमएल, और यहां पर आप तुरंत इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर वॉल्यूम कभी एमएल में दिया हो तो ऊपर 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर प्यारे बच्चों अपने पास जो फोर्थ पॉइंट होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखते हैं, सॉल्यूट का मोल्स ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखा जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहां पर मास को आपको किलोग्राम में, जैसे यहां पर वॉल्यूम लीटर में लिखते हैं, यहां पर मास को किलोग्राम में लिखा जाता है। और इसके लिए जो सिंबल होता है ना प्यारे बच्चों, स्मॉल एम होता है। और यहां पर खास बात क्या है कि आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ऊपर लिखोगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आप ग्राम में लिखोगे, ग्राम में, सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में है तो आपको यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा जो आप याद रखो फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। जैसे पहला एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है फिफ्थ में, पीपीएम। ये सब चीजें एग्जाम में अब नहीं पूछी जाती, पर अब ध्यान रखना। अब ये पीपीएम जो है ये क्या होता है, आपको यहां पर लिखना है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट लिखना है यहां पे, और नीचे लिखना है मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर 10 की पावर 6। तो आप पीपीएम के बारे में पढ़ लेंगे। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो इस चैप्टर में आपके बहुत काम आएगा। कभी भी कुछ भी ऐसा लिखा हो 10% V/V या 10% W/W लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है ये आपको समझना है। इन दो बातों का मतलब समझना है, कई बार काम आता है। देखिए 10% V/V का मतलब होता है 10 ml इन टोटल 100 ml, इन टोटल 100 ml। और कभी ऐसा लिखा हो 10% W/W, इसका मतलब होता है 10 ग्राम, 10 ग्राम इन टोटल, टोटल 100 ग्राम। तो आपने मुझसे क्या सीखा, आपने ये सीखा कि इन कोड वर्ड्स का मतलब मैं बता सकता हूं बहुत इजीली इन फ्यूचर। और कभी भविष्य में, कभी फ्यूचर में आपको कोई ऐसे क्वेश्चन दे दे कि भाई 20% NaOH, 20% NaOH बाय वेट, तो आप क्या समझोगे, बाय वेट का मतलब होता है W/W। तो 20% NaOH का क्या मतलब होगा मुझे बताना, कितने ग्राम NaOH होगा बताओ, 20 ग्राम NaOH इन टोटल 100 ग्राम। तो ये कुछ कोड वर्ड्स है जो एग्जाम में काफी काम आते हैं। इसके अलावा कुछ और कोड वर्ड्स है जो एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा। कई बार ऐसा लिखा सकता है 3 कैपिटल M और कई बार लिखा सकता है 3 स्मॉल m। तो ये 3 कैपिटल M का मतलब होता है 3 मोल्स इन 1 लीटर, इन 1 लीटर। ये सब आप ध्यान रखना। और जब 3m लिखा हो स्मॉल m तो 3 मोल्स इन 1 kg। ये जो कोड वर्ड्स है आपके बहुत काम आएगा। और एक और कोड वर्ड मैं आपको समझा दूं, कभी ऐसे लिखा हो 15 ppm, इसका मतलब होगा 15 ग्राम इन टोटल 10 की पावर 6 ग्राम।
कि टोटल 10 की 6 ग्राम में 15 ग्राम 15 पीपीएम का ये मतलब है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताना, जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहा है, 3 बताओ 10 स्मॉल एम का क्या मतलब होगा और 11 पीपीएम CHCl3 का क्या मतलब होगा। 11 पीपीएम CHCl3 का क्या मतलब होगा, 11 ग्राम CHCl3 इन टोटल 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये सारे कोड वर्ड्स है ना, हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है। अब इसके अलावा मैं कुछ और कोड वर्ड्स आपको बताऊंगा, पहले फटाफट इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले बच्चों, ये जब बहुत टफ पेपर बनता है जेईई या नीट लेवल का, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर कैपिटल एम का मतलब यहां पर है मोलैरिटी, ठीक है, स्मॉल एम का मतलब यहां पर है मोलैलिटी, डी का मतलब यहां पर है डेंसिटी, ठीक है, यह है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आपको वर्ड्स का मतलब बता रहा हूं मैं, और इस एम का मतलब आपको पता है, स्मॉल एम का मतलब मोलैलिटी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको मोलैलिटी दिया होगा, डेंसिटी दिया होगा, और मोलैरिटी फाइंड करने के लिए उस टाइम पर इस रिलेशन का आपको इस्तेमाल करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक और रिलेशन बता रहा हूं, यह है मोलैरिटी फाइंड करने का रिलेशन, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर डी का मतलब होता है डेंसिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। थोड़ा मैं इसको साइड कर लूं, उससे मैच ना हो जाए, देखना ये सब काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूं मैं, ठीक है। हम फाइनल तैयारी कर रहे हैं तो हम कोई भी गलती का चांस नहीं ले सकते। ये डेंसिटी होता है ग्राम पर ml, ठीक है, तो यह है मोलैरिटी, यह है 1000, यह है डेंसिटी, जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज डेंसिटी, ये ग्राम पर ml में होगा। यहां मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा, यहां मिलेगा आपको मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, फटाफट देखो। कुल मिला के मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, जैसे हम फाइनल टच दे रहे हैं इस चैप्टर को, तो हम अपने उन सभी फॉर्मुलों पे फोकस कर रहे हैं। देखो ये फॉर्मुला रेयरली यूज है, जैसे मैंने कहा था कि जेईई नीट लेवल का है, तो बहुत गंदी किस्मत वालों को ये मिलता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, तो ये तब इस्तेमाल करना। लेकिन आपके लेवल पे, बोर्ड्स लेवल पर ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, जिसमें आपको मोलैरिटी निकालना होता है, डेंसिटी गिवन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन का एक रूप दिखा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन लिखा है, एक सॉल्यूशन है NaCl का, जिसका डेंसिटी है इतना, यानी आपको डी की वैल्यू दी हुई है। फिर कह रहा है कि NaCl 10% है W/W, यानी यहां पर मास परसेंट की जगह पर आप क्या लिखोगे, 10, मास परसेंट होगा 10। फिर मोलर मास है 58.5, ये रहा, MS का मतलब है मोलर मास, तो 58.5, और डेंसिटी की जगह पर कितना लिखना है, दिया हुआ है, डेंसिटी है 1.20 ग्राम पर ml। इसको सॉल्व करोगे आपको सीधा मोलैरिटी मिल जाएगा, वरना बहुत घुमा फिरा के करना पड़ता, पहले आपको डेंसिटी से वॉल्यूम निकालना पड़ता, फिर वॉल्यूम निकालने के बाद आपको करना पड़ता। तो ये एक आसान तरीका हो सकता है। देखो 11th क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, 11th क्लास की एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट एग्जांपल। तो ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको मिलेगा, बस आपको फॉर्मुला पता होगा तो आप इजीली टफ क्वेश्चन को कर पाओगे। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली ये सब चीजें हम जान गए, आपको सिंबल्स का मतलब पता होना चाहिए बस, और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हो जाओगे। अब प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में अगर हम बढ़ते हैं ना, तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी क्या क्या पढ़ने के लिए कहता है। अगर आप अपने एमसीक्यू को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, तो एनसीईआरटी का एक टेबल है। देखो जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूं तो यहाँ पर टेबल लगा दूंगा, और जिसके पास एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी खोल के देख लेना, वो टेबल क्या है, उसमें ना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कई बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ कि हमने क्या किया, गोल्ड को मिला दिया हमने किसी चीज में, मान लो गोल्ड को हमने मिला दिया कॉपर के साथ, तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो गोल्ड और कॉपर को मिलाओगे, दोनों सॉलिड है, जिसको बोलेंगे हम सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो कई बार ऐसे एमसीक्यू या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज टाइप ऑफ सॉल्यूशन वाले को एक बार देख लेना, बस पढ़ लेना, अपने आप आइडिया लग जाता है। कई बार बोलते बताओ लिक्विड है, उसको हमने लिक्विड में डाला, तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, अबे लिक्विड 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 सॉल्यूशन है। तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग का ये क्वेश्चन होता है। मैं चाहता तो ये बोलता नहीं आपको करने के लिए, बट हम फाइनल वॉर कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो फालतू चीज है और एक बार हमें देखना है, वही मैं आपको बता रहा हूं। फिर प्यारे बच्चों, जब इस चैप्टर में हम ये अक्रम बक्रम छोटी मोटी चीजें कर लेते हैं, तो हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज व्हाट, कि अब आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ना होता है। अब देखो डेफिनेशन तो आपको मैं 1000 दे दूंगा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नोट्स वहां से डेफिनेशन देख लेना। अभी मैं पढ़ा देता हूं इंपॉर्टेंट बातें। देखिए सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि सॉल्युबल होने की एबिलिटी, सॉल्युबल होने की एबिलिटी, होने की एबिलिटी, कॉन्सेप्ट को सीखो, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी का मतलब है सॉल्युबल होने की एबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल होने की एबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि ये सॉल्युबल है, मैंने कहा ये पानी है, तो पानी में चीनी सॉल्युबल है, हाजी, ठीक है, चीनी सॉल्युबल है, कितना सॉल्युबल है। जैसे मैंने कहा 1 गिलास पानी है, हमने कहा 1 गिलास पानी में चीनी सॉल्युबल हो रहा है, कितना चीनी सॉल्युबल हो रहा है, तो हमने कहा जी 4 चम्मच, हमने कह दिया जी 4 चम्मच सॉल्युबल हो रहा है, 4 चम्मच, 1 गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी सॉल्युबल हो रहा है। तो 4 चम्मच क्या है, 4 चम्मच है सॉल्युबल होने की एबिलिटी, यानी 1 गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी ही घुल सकता है, 5वां चम्मच नहीं घुल सकता, यानी 4 चम्मच घुलने की ही एबिलिटी है, 4 चम्मच ही घुल सकता है, 5वां नहीं घुल सकता है। तो 4 चम्मच क्या है, सॉल्युबल होने की एबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबल होने की एबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि भैया मैक्सिमम अमाउंट कितना जा सकता है, मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट है ना, जो डिसॉल्व हो सकता है, डिसॉल्व, कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है, वही सॉल्युबिलिटी होता है। जैसे इस केस में 4 चम्मच है इसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल होने की एबिलिटी सिर्फ 4 चम्मच है। अब यहां पर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं देख लो। पहली बात कैसे की जाती है, कहते हैं कि देखो आप सॉल्युबिलिटी पढ़ो, सुनना ध्यान से, कहते हैं कि आप सॉल्युबिलिटी पढ़ो, बहुत शान से पढ़ो, बहुत मजे से पढ़ो सॉल्युबिलिटी। लेकिन पहला केस होता है कि सॉलिड, सुनना, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। फिर दूसरा केस होता है गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। और फिर प्यारे बच्चों तीसरा केस होता है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड। तो ये 3 केस पढ़ना है, चैप्टर खत्म हमारा। तो पहला क्या है, देखो सॉलिड इन लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ना एमसीक्यू, असर्शन, रीजन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट तो तीनों ही है, पर ये वाले लोग इग्नोर कर देते हैं। अब इसकी कहानी सुनना, अगर किसी बर्तन में पहले से लिक्विड है,
अब इस लिक्विड में मैं चीनी डाल रहा हूं, चीनी के ये क्रिस्टल है चीनी, तो क्या होगा, तो यहां पर एक प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है चीनी का घुलना। ये जो चीनी है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। लेकिन ध्यान रखना कि जब ये छोटे छोटे पार्टिकल रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में, ये छोटे छोटे पार्टिकल रैंडम मोशन में होते हैं, तो कई बार ना ये आपस में टकरा जाते हैं, ये आपस में टक्कर खा जाते हैं, और टक्कर खा के थोड़ा सा मोटा हो जाएंगे, मोटा थोड़े बड़े हो जाएंगे, यानी जो बड़े पार्टिकल से छोटे हो गए, फिर छोटे पार्टिकल टकरा के बड़े हो गए, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन की स्पेलिंग देख लेना अपने हिसाब से, मैं तो ऐसे लिख रहा हूं, इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि डिसोल्यूशन भी चल रहा होता है और क्रिस्टलाइजेशन भी चल रहा होता है। यानी डिसोल्यूशन मतलब टूटना और क्रिस्टल मतलब जुड़ना, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई ये दोनों ही हो रहे होते हैं, दोनों काम हो रहे होते हैं, टूट भी रहा होता है और अंदर जाके जुड़ भी रहा होता है। तो यहां पर होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, टूटना और जुड़ना साथ में, इक्विलिब्रियम, टूटना और जुड़ना साथ में, यानी रिएक्शन टूट भी रहा है, जुड़ भी रहा है, टूट भी रहा है, जुड़ भी रहा है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में क्या होता है, तो आप बोलोगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। बस। अब प्यारे बच्चों गैस एंड लिक्विड के अंदर गजब की बात क्या है, देखिए गैस एंड लिक्विड के अंदर गजब की बात क्या होती है, पहले इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, लिक्विड होता है, लिक्विड जैसे हमारा पानी है, पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस जा रहा है। अब ध्यान रखना, एक बड़ा गजब का लॉ है, हेनरीज लॉ। हेनरी साहब क्या कह के गए, सुनना, हेनरी साहब कह के गए कि देखो यार, जब ये ऑक्सीजन पानी के अंदर जाएगा, तो क्या बात ध्यान देना है कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। देखो नोट्स आपको मैं दे दूंगा, अभी आप कॉन्सेप्ट सीख लो कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का, उतना ज्यादा वो पानी के अंदर जाएगा। और बहुत लॉजिकल बात है, अगर कोई मेरी गर्दन पकड़ के पानी के अंदर मुंह डाले तो मुंह पानी के अंदर ही जाएगा, वही वाली बात है, जितना ज्यादा यहाँ प्रेशर होगा उतना वो पानी के अंदर जाएगा। अब प्यारे बच्चों सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी अमाउंट है, सॉल्युबिलिटी इज अमाउंट, तो यहाँ पर अमाउंट के लिए मोल फ्रैक्शन को चुना गया है, तो प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला गया हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जहां पर केएच का मतलब होता है हेनरीज कांस्टेंट। अब यहाँ पर एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, तो इस फॉर्मूले को याद रखना आप, और कम से कम मेरी न्यूमेरिकल वाली वीडियो देख लेना, जो मैं इतनी बार करा चुका हूं। न्यूमेरिकल वाली वीडियो YouTube पर फ्री में अवेलेबल है, उसको जरूर देखना, इन सबके ऊपर न्यूमेरिकल पहले से करवा चुका हूं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो केएच है इसकी बड़ी अच्छी कहानी है, कुछ बातें अपने जीवन में हमें याद कर लेनी चाहिए। ध्यान रखना, अगर कभी भी केएच की वैल्यू ज्यादा होती है ना, तो समझ लेना कि गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, सॉल्युबिलिटी उसकी कम होगी, लेस। यानी जिस गैस का केएच ज्यादा होगा वो पानी में ठीक से डिसॉल्व नहीं होगा, लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगा। और ध्यान रखना केएच कब बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से कई बार केएच बढ़ जाता है, और केएच बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट जाता है। यानी अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं कि एक गर्म पानी है, हॉट H2O, तो इसके अंदर ऑक्सीजन गैस ज्यादा सॉल्युबल होगा कि कम सॉल्युबल, तो आप बोलोगे कि सर टेम्परेचर ज्यादा है तो केएच ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, यानी गर्म पानी से ऑक्सीजन बाहर भाग जाता है। यानी अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो क्या होगा, नदी के अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और मछलियां तरफ तरफ के मर जाएगी। ध्यान रखना, तो ये छोटी सी बात थी कि जो एक्वाटिक स्पीसीज होते हैं, पानी में रहने वाले जो जीव है, वो गर्म पानी में तरफ तरफ के मर सकते हैं, तो ठंडे पानी में कंफर्टेबल होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तो केएच के बारे में गजब गजब की बातें हमने सीखी। अब यहाँ पर क्या बातें हैं जो आपको काफी डिटेल में याद रखनी है। कई बार ना यहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल नहीं होता है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन में क्या होता है आपको याद रखना है, प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन में प्रेशर ऑफ सेकंड गैस, मास ऑफ फर्स्ट गैस, मास ऑफ सेकंड गैस। यानी कुल मिला के यहाँ मोल फ्रैक्शन की जगह मास ले लेंगे और डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट कट जाएगा, तो P1 by P2 इक्वल टू M1 by M2। सब कुछ छोड़ो ना, मैं तो कह रहा हूं उसको याद कर लो। कभी किसी क्वेश्चन में मास दिया हो और प्रेशर का रेशियो निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो ये सारा कुछ हमने हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बेटा बड़ा आसान है, एप्लीकेशन में कुछ है ही नहीं जो आपको टफ लगे या कठिन लगे। एप्लीकेशन में क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी है, ये देखो। एप्लीकेशन में पहली बात याद रखनी है ये कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स को क्या करते हैं हम, सॉफ्ट ड्रिंक्स को हम पैक करते हैं, सील करते हैं, ढक्कन लगाते हैं, ढक्कन तो हम हाई प्रेशर पे लगाते हैं, प्रेशर हम हाई रखते हैं। जब हम सॉफ्ट, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स में लिखा हुआ है, सॉफ्ट ड्रिंक्स को पैक करते वक्त प्रेशर को हाई रखते हैं ताकि जो CO2 है, CO2 वो ज्यादा सॉल्युबल हो, ज्यादा क्या हो, सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा हो, ताकि जब आप पियो तो आपको मजा आए, फिज आता है ना गले में, वो CO2 की वजह से आता है। तो हाई प्रेशर पर ही पैक करते हैं ताकि CO2 ज्यादा सॉल्युबल हो। दूसरा एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या होता है प्यारे बच्चों, जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड, एनोक्सिया के बारे में बता रहा हूं। एनोक्सिया क्या है, मेडिकल कंडीशन, MC है। एनोक्सिया क्या है, मेडिकल कंडीशन। तो जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड मतलब जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनके पहाड़ों पर ना प्रेशर लो होता है, और प्रेशर लो होने से ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो खून के अंदर कम होती है। तो पहाड़ी लोगों में क्या होता है, जो पहाड़ी लोग होते हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले लोग, उनके शरीर में ऑक्सीजन गैस कम होगा, और ऑक्सीजन गैस कम होगा तो उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता जितना एक नॉर्मल इंसान का करना चाहिए। उसी मेडिकल कंडीशन को एनोक्सिया कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। और कई बार जो बहुत ऊंचे जगह पर जाते हैं उनको भूत नजर आने लग जाता है, भगवान नजर आने लग जाता है, उसके पीछे रीजन ये है कि उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, एनोक्सिया हो गया उनको। अब देखना थर्ड, वैसे अगर रियल बताऊं तो पहाड़ों में भूत प्रेत की बातें ज्यादा की जाती है, जो ज्यादा ऊंचाई पर रहते हैं, मुझे नहीं पता रीजन क्या है, ठीक है। अब सुनो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, एनोक्सिया हो गया, अब अपने पास और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एक होता है आपका बैंड्स। ये बैंड्स क्या होता है प्यारे बच्चों, जब स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, ये जब स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना प्यारे बच्चों, जब ये स्कूबा डाइवर्स जाते हैं, स्कूबा डाइवर्स समुद्र के अंदर, समुद्र के बिल्कुल नीचे जाते हैं, समुद्र के बिल्कुल नीचे जाते हैं ना, तो इनकी बॉडी में होता क्या है, नाइट्रोजन गैस। देखो स्कूबा डाइवर्स जो है वो नीचे जाते हैं, नीचे जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर हाई होगा समुद्र के नीचे, समझना समुद्र के नीचे यहाँ पर प्रेशर बहुत हाई होगा, और प्रेशर हाई होने से क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस उनके खून में सॉल्युबल हो जाता है, और नाइट्रोजन गैस जब उनके खून में सॉल्युबल हो जाएगा तो क्या होगा, जब वो बाहर आएंगे, बाहर तो प्रेशर लो होगा, तो नाइट्रोजन गैस कहेगा भैया मुझे भी बाहर आना है। समझ पा रहे मेरी बात को, फील करो। जब प्रेशर लो होगा तो नाइट्रोजन गैस कहेगा कि मुझे आउट होना है, आउट, क्योंकि जब प्रेशर हाई था तो मैं तेरी बॉडी में इन हो गया था, खून के अंदर,
अब प्रेशर लो हो गया है, नाइट्रोजन गैस कहेगा मुझे बाहर आना है, लो प्रेशर पे बाहर आना चाहेगा वो, तो बाहर कैसे आएगा? तो फाड़ते चीरते बाहर आएगा, तो आदमी मर सकता है। इसको बोलते हैं बैंड्स। तो बैंड्स क्या होता है? इन सबकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी नोट्स में, आप बेफिक्र रहो। बैंड्स है स्कूबा डाइवर्स को एक मेडिकल कंडीशन होती है, ये भी एक मेडिकल कंडीशन है, बीमारी है। तो बैंड्स भी एक मेडिकल कंडीशन है जो स्कूबा डाइवर्स के साथ होता है। जब वो हाई प्रेशर में जाते हैं तो नाइट्रोजन गैस उनकी बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है, और जब वो लो प्रेशर में आते हैं तो वही नाइट्रोजन गैस उनकी फाड़ देता है। इस बात को समझ पाए? तो इसी को कहा जाता है क्या बताओ? बैंड्स। इन सबकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो बैंड से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? बैंड से बचाने के लिए हम हीलियम गैस को डालते हैं टू अवॉइड बैंड, टू अवॉइड बैंड्स। हम हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? हीलियम गैस के लिए ना केएच वैल्यू हाई होता है, और हीलियम गैस का अगर केएच ज्यादा है तो क्या होगा बताओ? सॉल्युबिलिटी कम, सॉल्युबिलिटी कम होगा, यानी वो हमारी बॉडी में सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे नाइट्रोजन गैस हो रहा है सॉल्युबल, नाइट्रोजन गैस सॉल्युबल हो रहा है तो नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये वाला जो गैस है हीलियम गैस, उसका केएच ज्यादा होता है, वो हमारी बॉडी में सॉल्युबल कम होता है। समझ पाए मेरी बात को? तो इसलिए हम हीलियम गैस को डालते हैं, डाइल्यूट करवाते हैं। इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? मैंने आपको कहा था लास्ट वाला है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड लिक्विड बड़ी गजब की बात है। देखो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, अब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में बड़ी गजब की बात है। क्या गजब की बात है? देखो लिक्विड लिक्विड में हम रॉल्स लॉ की बात करते हैं। रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ। इसके रॉल्स लॉ में दो फॉर्म हम पढ़ते हैं, ठीक है, लिक्विड लिक्विड में, और एक और हम रॉल्स लॉ का मॉडिफाइड वर्जन भी पढ़ेंगे, थोड़ा अलग है। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है? देखिए कहता है कि देखो अगर दो लिक्विड है ए एंड बी, ये अकेले है, तो इसका जो प्रेशर होगा पी नॉट, क्योंकि लिक्विड में वेपर लगाते हैं, वेपर। तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वेपर प्रेशर होता है, यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर की हम बात करें। आपको पता होगा पानी, पानी लिक्विड है तो लिक्विड का भाप बनता है। स्टीम इंजन समझते हो? भाप बनता है, भाप। भाप तो वेपर में प्रेशर लगाता है। कुकर क्यों फट जाता है? कई बार कुकर इसलिए फट जाता है क्योंकि अंदर भाप बन जाता है, और भाप का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, यानी वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो कोई लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर है पी नॉट, और कोई लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर है पी नॉट। तो अभी ये क्या है? प्योर फॉर्म है, प्योर, ये प्योर प्रेशर है, ये भी प्योर है, बिल्कुल प्योर, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अब जब इन दोनों को मिला देते हैं तो मिलाने से क्या होगा? ये a + b बन जाएगा। तो जब मिल जाते हैं ना तो प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला चल जाता है। प्रेशर ऑफ ए कहलाता है पी ए नॉट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और प्रेशर ऑफ बी बन जाता है प्यारे बच्चों पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा? आपने सीखा कि जब मिलाते नहीं है तो प्रेशर को पी ए नॉट कहा जाता है, पी बी नॉट, और जब मिला देते हैं तो प्रेशर का नाम पड़ जाता है पी ए एंड पी बी, और पी ए की वैल्यू पी ए नॉट एक्स है, पी बी नॉट एक्स बी। अब ये तो हमें याद रखना पड़ेगा, यानी कि जब हम इसको मिला देते हैं तो हमारा टोटल प्रेशर क्या बनता है? देखो पी टोटल, पी टोटल की बात करें तो क्या बनेगा? देखो पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। और इसी को अगर हम ठीक से देखें, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए का मतलब है पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी का मतलब है पी बी नॉट एक्स बी, यानी जो प्रेशर पहले पी ए नॉट था अब वो बन गया है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। जो प्रेशर पहले पीबी नॉट था वो हो गया है पीबी नॉट एक्सबी इक्वल टू पीबी, और टोटल निकालेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर कुछ खास बात ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन में ना एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, ये कई बार आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये सब चीजें हमने पढ़ी रॉल्स लॉ का, ये रॉल्स लॉ बेटा जो हमने आपको बताया। तो रॉल्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है? रॉल्स लॉ की डेफिनेशन ये होती है कि प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही इसका डेफिनेशन है। अब पहले बच्चों रॉल्स लॉ का एक मॉडिफाइड लॉ हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, मॉडिफाइड लॉ। तो रॉल्स लॉ का मॉडिफाइड वर्जन क्या होता है समझिएगा कि कई बार हम ए में बी मिलाते हैं, लेकिन इस बार जो बी है ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, यानी जो बी है ना इसका भाप नहीं बन सकता, यानी कि इस बार जो पीबी नॉट है वो 0 है और हमारे पास सिर्फ पी ए नॉट है। तो क्या होगा? तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पर पी ए प्लस पीबी होगा, सब कुछ सही है, तो हम निकालेंगे पी टोटल। तो पी टोटल पता क्या होगा हमारा? पी ए नॉट एक्स ए, सुनते रहना, पी ए नॉट एक्स ए जैसे पहले था एंड पीबी नॉट एक्स बी, लेकिन बाई चांस पीबी नॉट तो 0 है। तो जब हम बात करते हैं रॉल्स लॉ, ये भी रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो जब आप रॉल्स लॉ की बात करोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए तो आप लोगे पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और पीबी नॉट तो 0 है भैया, पीबी नॉट 0 है, यानी जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो होगा सिर्फ पी ए नॉट एक्स ए। और बहुत लॉजिकली है, जब इसके अंदर ए ही है तो टोटल भी तो ए ही के हिसाब से आएगा, तो पी ए नॉट एक्स आएगा टोटल प्रेशर। ये है रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब यहाँ पर गलत की बात बताऊंगा, प्लीज नोट कीजिए। अब देखो ये सब आपने पढ़ लिया रॉल्स लॉ का, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो तो क्या होगा और नॉर्मल केस होगा तो क्या होगा, ठीक है। रॉल्स लॉ लिक्विड लिक्विड के लिए है, पहले पी ए नॉट पीबी नॉट मिलाने पर पी ए नॉट एक्स ए, पीबी नॉट एक्स बी टोटल होगा पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी ए नॉट एक्स ए जो भी है। अब यार यहाँ पर एक स्पेशल चीज याद रखना, ये 11th क्लास से इंस्पायर्ड है। 11th क्लास से पता लगता है कि अगर आपको कभी कोई कहे कि आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, इस बार मैं इसको वाई लिख रहा हूं, वाई मोल फ्रैक्शन। मान लो किसी ने बोला आपको ए का निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए नॉट एक्स ए अपॉन में पी टोटल। अब ये मोल फ्रैक्शन कौन सा है? तो देखना इन वेपर फेज, वेपर फेज। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हो कि आपको वेपर फेज में या फिर गैस फेज में, गैस आपसे ऐसा लिखा हो कि तू मोल फ्रैक्शन निकाल, प्रॉपर लिख देता हूं, चलो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। कोई आपसे कहे मोल फ्रैक्शन मतलब यहाँ पर वाई है, आपसे कहे कि मोल फ्रैक्शन निकाल वेपर फेज या गैस फेज में, तो ये फॉर्मूला बहुत ट्रिकी है, बहुत सारे बच्चे नहीं करके जाते, फंस जाते हैं। वैसे अगर आपसे बोलता है वाई बी तो आप यहाँ पर लिखते हैं पीबी नॉट एक्स बी अपॉन में पी टोटल, यानी कि ये जो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताया बहुत गजब है। अगर आपको कभी भी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने हो तो इन फॉर्मूला याद रखना, पी ए नॉट एक्स अपॉन में पी टोटल, पीबी नॉट एक्स बी अपॉन में पी टोटल। फटाफट इनको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ को कंपेयर किया जाता है कई बार। हेनरी साहब ने क्या बोला है? हेनरीज कहते हैं प्रेशर इज इक्वल टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन, और रॉल्स भी यही कहते हैं, रॉल्स भी यही कहते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू पीए नॉट इनटू में मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, प्रेशर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का स्पेशल केस है। क्या एक दूसरे के स्पेशल केस? कैसे? अगर मैं ऐसा कह दूं कभी ऐसा हो जाए कि जो केएच है वो पीए नॉट के बराबर हो जाए तो क्या होगा? अगर हमारा केएच और पीए नॉट दोनों बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि जो रॉल्स लॉ है वो इक्वल क्या हो गया? हेनरीज लॉ के। यानी अगर केएच और पीए नॉट बराबर हो जाए तो दोनों लॉ तो बराबर हो जाएगा ना। ये ध्यान रखना, कई लोग इसको कंपेयर करने को कहते हैं कि बताओ हेनरीज और रॉल्स स्पेशल केस कैसे हो पाएंगे जब केएच और पीए नॉट क्या जाएंगे बराबर, तो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, हेनरीज लॉ इक्वल टू रॉल्स लॉ। अब यार इस चैप्टर के अंदर क्या आता है हमारे पास? इस चैप्टर के अंदर आता है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल, जो कि मैं आपको एक सेकंड में ही याद करवा दूंगा, बस देखते रहो। इस चैप्टर ज्यादा देर कहानी आधे घंटे से कम टाइम का रहेगा, 5-10 मिनट का चैप्टर है। देखिए आइडियल नॉन आइडियल को कैसे पढ़ेंगे समझिए। देखिए आइडियल समझिए, देखिए जब रॉल्स लॉ, जब कोई सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करे, आर का मतलब है रॉल्स लॉ, अगर कोई रॉल्स लॉ को मानता है, आर एल का मतलब है रॉल्स लॉ, लिख लेना। अगर कोई रॉल्स लॉ को मानेगा तो उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, और अगर कोई रॉल्स लॉ को ना माने तो उसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा ये आइडियल सॉल्यूशन के अंदर एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच का मतलब होता है हीट या एंथैल्पी। जब हम ए और बी को मिलाएंगे तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा, जैसे आपने बोला ए प्लस बी गिव सॉल्यूशन, तो तुमने इन दोनों को मिलाया तो मिलाने पर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी।
आपको सिर्फ डेल्टा एच लिखना है, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब समझ जाएंगे। तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0 होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता, ये नहीं कि एकदम से वॉल्यूम बढ़ गया घट गया, कुछ भी नहीं। और इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर सबसे खास बात, डेल्टा एच हो गया, डेल्टा वी हो गया, अब इसके अंदर क्या है देखो, सॉल्यूट 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 सॉल्यूट, ठीक है, एंड सॉल्वेंट 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 सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्सेस। क्या बोला मैंने? सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्सेस। अरे यार मुझे लाइन ठीक से लिखना है, देखो सॉल्यूट कैसे लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, मैंने कहा बी का मतलब सॉल्यूट, ए का मतलब सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्सेस। आप खुद से लिखना है वर्ड, फोर्सेस इक्वल होते हैं सॉल्वेंट सॉल्यूट फोर्सेस के, यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्सेस, सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्सेस आर इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्यूट फोर्सेस, यानी कि सारे फोर्सेस बराबर होते हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट का, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट का। यहां पर क्या होगा देखो, कोई गेट पहले से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पहले तो यहां पर देखो आप, तो हमारा सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट, अरे नोट में तो लिखा होगा ना, तो मुझे टेंशन लेना है। चलो अब देखो यहां पर जो ग्राफ्स होते हैं ना, ग्राफ्स, कई बार हम ग्राफ बनाते हैं, देखो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, प्रेशर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, ऐसे देखो। तो यहां पर क्या है कि ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जो कि अभी 0 है, और यहां पर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1। तो यहां पर ए का प्रेशर ऐसे बढ़ेगा, और यहां पर ये मैक्सिमम प्रेशर होगा, तो ये हो जाएगा पी नॉट। ध्यान रखना कि ए का प्रेशर यहां 0 था, प्रेशर यहां बढ़ता चला गया। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है, प्रेशर का ग्राफ बनाया है, प्रेशर मोल फ्रैक्शन का। वैसे एनसीईआरटी से ग्राफ देखना, एक्स भी यहां पर 0 है, और इधर आते हुए एक्स भी हो जाता है 1, ये कुछ ग्राफ होते हैं मोल फ्रैक्शन प्रेशर का, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे, ठीक है, थोड़ा नीचे दिखा देना, कोई बात नहीं। तो यहां पर ये जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा पीवी नॉट, ठीक है। तो ये जो ग्राफ्स है, आप इस बार एनसीईआरटी देखना, मेरे कहने पर रिक्वेस्ट यू, आप एनसीईआरटी देखना, यहां पर प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर, और इधर भी हमने प्रेशर रखा हुआ है, प्लीज एक बार एनसीईआरटी देखना ग्राफ के लिए। और इन दोनों, वैसे मैं सही बना रहा हूं, बिल्कुल ग्राफ को टेंशन, इन दोनों को मिलाने पर मिलेगा आपको पी टोटल। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन में जब आप ग्राफ बनाते हैं, एक्स से 0 से 1 और एक्स भी 0 से 1, जब आप ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, तो इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, मेरे कहने पर एक बार प्लीज कर लेना, जब आप इस ग्राफ को एनसीईआरटी से चेक कर रहे होंगे, तो एक बार आइडियल के ना कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना। आइडियल्स के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल बताओ, कि भाई हम किस किस को मिलाएंगे कि आइडियल सॉल्यूशन बने। जैसे मैंने कहा कि भाई हमने पानी और HNO3 को मिला दिया, पानी और एसिड को मिलाया, तो क्या बनेगा। किसी ने कहा कि हमने क्लोरोफॉर्म को मिलाया, हेक्सेन में मिलाया, तो सॉल्यूशन तो बना सकते हैं, जैसे गोल्ड और कॉपर का है, तो सॉल्यूशन बहुत अलग तरह के बन सकते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने हैं कि हम किस एक्स और किस वाई को मिलाए कि हमारा आइडियल सॉल्यूशन बने। कम से कम 4 एग्जांपल आपको कमेंट करना है, कोई कहोगे जो तलवार को समझे, तो आपको प्लीज, अगर आप वो है, क्या हुआ, ज्यादा हो गया, नहीं सही है, ठीक है, मुझे लगा कह रहा भाई ज्यादा हो गया थोड़ा, ठीक है। अब देखिए नॉन आइडियल को समझिएगा प्लीज, नॉन आइडियल को समझिए, यानी कि जो राजी तलवार वाले प्लीज, मतलब उनकी बात जो मानते हैं प्लीज कमेंट कर देना है कि भैया कमेंट जरूर कर देना। वैसे अच्छे पत्रकार है भाई, खतरनाक पत्रकार है वो। आप ईमानदार हैं? हाँ जी मैं ईमानदार हूँ, खाओ बेटे कसम खाओ। एसडीएम साहब आप ईमानदार है, बेटा कसम खाइए। चलिए सुनो, नॉन आइडियल में क्या होगा देखिए, ये रॉल्स लॉ को नहीं मानते, ओके जी। इसके अलावा देखिए डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, आपस में फोर्सेस ए बी बी नॉट इक्वल टू ए बी, फोर्सेस ए और ए के बीच का फोर्स बी और बी के बीच का फोर्स ए बी फोर्सेस के बराबर नहीं होता। और इसके लिए जो ग्राफ है, ग्राफ ध्यान रखना, इसके लिए जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ग्राफ कैसा आएगा मैं आपको बता रहा हूं, आप प्लीज एनसीईआरटी से एक बार देखना। चलो ग्राफ तो मैं आगे बनाऊंगा, मैं बता रहा हूं, जैसे हमने पीछे स्ट्रेट लाइन बनाया, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट नहीं होगा, या तो ये नीचे होगा या तो ऊपर होगा। और जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया था ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन हमने ऐसे बनाई थी अभी, ऐसे कहां गया, ऐसे, तो या तो नीचे से स्टार्ट होगा या ऊपर से, कर्व बन जाता है कर्व। तो ग्राफ की चिंता मत करो, जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है मैं खुद बना के दिखा रहा हूं। तो कुल मिला के ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब दोबारा बोल रहा हूं, नॉन आइडियल में वैरायटी है, क्या वैरायटी नॉन आइडियल में, 2 वैरायटी देखिए, इसके अंदर 2 वैरायटी हम जो सिखा रहा हूं, एक का नाम होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक का नाम है पॉजिटिव डेविएशन प्यारे बच्चों, ठीक है, और एक का नाम होता है नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 2 होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम, पूरा नाम होता है रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस टॉपिक पर आपको बहुत बढ़िया से गहराई से समझना है। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, प्लीज एवरीवन, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पहला पॉइंट कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो 0 से बड़ा हो जाएगा, बड़ा आसान है याद करना। डेल्टा वी मिक्सिंग वो भी 0 से बड़ा हो जाएगा। और प्यारे बच्चों थर्ड ए बी बी इंटरेक्शन ए बी से बड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ पर फोर्सेस बढ़ जाते हैं, फोर्सेस। और देखिए मतलब ये वाला फोर्सेस ज्यादा होता है, इसका फोर्स कम होता है, सही है, ए का फोर्स ज्यादा है, बी का फोर्स, ए बी का फोर्स कम है, ठीक है। अगर ग्राफ कैसा बनेगा इसके अंदर, आप ऐसे एनसीईआरटी देखना, पर मैं फिर भी ग्राफ को सिखा दे रहा हूं। देखो ग्राफ ऐसा बनेगा कि पहले जो स्ट्रेट लाइन था अब ये ऊपर से जाएगा क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है, और जो नीचे वाला स्ट्रेट लाइन है ये भी ऊपर से जाएगा, और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी ऊपर से जाएगा, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। प्लीज एक बार एनसीईआरटी देख लेना, मेरे कहने पे रिक्वेस्ट, तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन है। और प्लीज इसके एग्जांपल्स याद कर लेना भैया, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल जब आप ग्राफ देखोगे एनसीईआरटी से, देखो ग्राफ एनसीईआरटी से बोल रहा हूं कि ग्राफ में गलती नहीं करनी, ग्राफ एनसीईआरटी देखते वक्त पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल याद कर लेना, अगर राजी तलवार वाले हो तो, और तुम याद नहीं कर पाए तो देख लो फिर। इस देश में कोई नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में क्या होता है, देखो डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, थर्ड ए बी इंटरेक्शन, सॉरी ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए बी इंटरेक्शन। और जैसा कि नेगेटिव डेविएशन है तो इसमें ग्राफ कैसा आएगा, देखो हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया था, अब बस वो नीचे से आएगा, फिर नेगेटिव डेविएशन है ना, फिर दूसरा स्ट्रेट लाइन बनाया था, अब वो भी नीचे से आएगा, और जो मिलाएंगे तो वो भी नीचे से ऐसे। तो ये नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ है जो आपको समझना है। अब इनके भी एग्जांपल्स याद कर लेना भैया। तो हम लोग सीख लिया नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, अब हम पढ़ेंगे एजियोट्रॉप्स, फटाफट नोट करो। फिर प्यारे बच्चों इस चैप्टर में होता है अगला क्या, अगला होता है प्यारे बच्चों एजियोट्रॉप्स। पहले बोलेंगे एजियोट्रॉप्स क्या होता है, देखिए ऐसा है, मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि आपके पास 2 मिक्सचर है ए एंड बी का। अभी जो ए और बी का मिक्सचर है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस हम कर रहे हैं तो ये 100 डिग्री पर ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, तो बॉईल करने पर दोनों साथ में ऊपर रहते हैं, और आपने ठंडा कर रखा है तो दोनों साथ में नीचे है, तो नीचे भी दोनों साथ है, ऊपर भी दोनों साथ है, तो आप इनको अलग नहीं कर पाओगे। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, बाइनरी मिक्सचर, ये ऐसे मिक्सचर होते हैं, बाइनरी मतलब 2 का मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल मतलब हीट करके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अब जो एजियोट्रॉप्स है इसके 2 टाइप्स है, देखिए पहला होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स,
एजियोट्रॉप्स, और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ध्यान रखना मैक्सिमम बॉइलिंग कौन होता है? मैक्सिमम बॉइलिंग होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग बनाते हैं। तो अगर आप नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल याद कर लोगे तो आप इसके भी एग्जांपल याद कर लोगे ऑटोमेटिकली, दोनों सेम होते हैं। गजब का ट्रिक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन होते हैं? पॉजिटिव डेविएशन वाले, पॉजिटिव डेविएशन वाले। यानी अगर आप पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स याद कर लेते हैं तो आप मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के एग्जांपल भी तुरंत याद कर लेंगे। क्या बात समझ पा रहे हो? और बाकी नोट्स में तो आपको मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने एजियोट्रॉप्स पढ़ा, मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब पहले जो लास्ट टॉपिक को भी फटाफट 10-15 मिनट में खत्म करते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर के अंदर, उस टॉपिक के बारे में बता दो आपको। टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है समझते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बेसिकली क्या होता है कि आप ना ऐसे चीजों की बात करते हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, अगर ठीक से बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओनली। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ओनली। तो डिपेंड्स की स्पेलिंग यार क्या हो रहा है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ओनली। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो यहाँ पर पानी है, और जो पानी है H2O, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आपने इसके अंदर डाल दिया 2 केले, 2 बनानास, ठीक है, 2 बनानास डाल दिया, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ना 110 हो गया, 110, ठीक है। अगली बार आपने 2 आम डाला इसके अंदर, तब भी बॉइलिंग पॉइंट 110 ही है। आपने कहा छोड़ो इन दोनों को छोड़ो। अगली बार आपने 2 तरबूज डाल दिया, 2 तरबूज डाल दिया, तब भी बॉइलिंग पॉइंट 110 ही है। यानी आप आम डाल रहे हो, केला डाल रहे हो, तरबूज डाल रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किस बात से फर्क पड़ रहा है? कि ये नंबर कितने। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ओनली, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि जो नेचर है उसका, कि आम है केला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। अभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये कैसे पढ़ा जाता है? देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को 4 तरीके से पढ़ा जाता है। पहला होता है हमारे पास RLVP। RLVP का मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता इन वेपर प्रेशर। तो इसकी कहानी मैं यहीं पर खत्म कर देता हूं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? देखो अगर आपके पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या होगा? अगर आप इस लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो पता क्या होगा? कुछ ऐसा होगा कि मान लो ये लिक्विड है और इस लिक्विड का वेपर है, ये वेपर, और ऊपर से आप क्या डाल रहे हो? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सपोज करो आपने पत्ता गोभी डाल दिया, पत्ता गोभी एग्जांपल के तौर पे। देखो रियल में एग्जांपल सही नहीं है ये, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। आपने इसके ऊपर पत्ता गोभी बिछा दिया, पत्ता गोभी। अब पत्ता गोभी क्या करेगा? पत्ता गोभी क्या करेगा? ये जो वेपर्स है, वेपर्स, इन वेपर्स को रोक लेगा। क्या करेगा? वेपर्स को रोक लेगा। तो होता क्या है? व्हेन वी पुट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इट एक्वायर्स द सरफेस एंड रिड्यूसेस द प्रेशर। जो वेपर का प्रेशर है उसको रोक देगा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है समझो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कम होना। तो वेपर प्रेशर कब कम होता है? जब हम एक लिक्विड के अंदर डालते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो सॉल्यूट क्या करता है? सरफेस को घेर लेता है और वेपर को स्केप नहीं करने देता, वेपर को रोक देता है। वेपर रुक गया तो प्रेशर कहां से आएगा? तो ये होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला आपको ड्राइव करने की नीड नहीं है। इसका फार्मूला होता है प्रेशर ऑफ प्योर माइनस प्रेशर ऑफ टोटल अपॉन में प्रेशर ऑफ प्योर। यानी सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर, प्योर प्रेशर, ठीक है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का खेल खत्म। और याद रखना है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सरफेस एरिया को घेर लेता है और वेपर प्रेशर जो है उसको कम कर देता है। और वेपर प्रेशर कम हो गया तो बोलेंगे हम लोअरिंग यहां पर क्या है? कम होना, लोअर होना, कम होना। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में दूसरा जो होता है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, उसको कर लेते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इसी के अंदर तो हमने क्या पढ़ा? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड हमें एक और टॉपिक इसमें पढ़ना होता है। रुक जाओ, वैसे मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पर मैं बता दूं कि क्या-क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, हम तीनों का बात एक साथ ही करेंगे। जहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ ये होता है, ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बाकी उससे जुड़े हुए टॉपिक है बस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर क्या बात ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस क्या होता है समझाओ। देखिए अगर हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है, समझना, एक ऐसा सिचुएशन है कि यहां पर जो पानी है नमक वाला है, ये नमक वाला पानी है, NaCl एंड H2O, मतलब कि यहां पर हम बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि नमक का मतलब हो गया कि यहां पर है हाई कंसंट्रेशन, ठीक है जी। यहां पर है हाई कंसंट्रेशन, हाई, यहां पर नमक है, और यहां पर आपका प्योर वाटर है, प्योर H2O, कोई नमक नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लो कंसंट्रेशन। यहां पर है लो कंसंट्रेशन। तो पहले एक बात ध्यान रखना, ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि अगर यहां पर लो कंसंट्रेशन सिर्फ पानी है, तो ये जो प्योर पानी होता है, प्योर पानी हमेशा लो से हाई की तरफ भागता है। प्योर पानी हमेशा लो से हाई की तरफ भागता है, यानी लो से हाई की तरफ भागता है। और यहां पर जो सेपरेशन होता है, ये जो सेपरेशन वॉल, ये जो दीवार है, इस दीवार का नाम होता है SPM। ये SPM क्या होता है? SPM का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ H2O को अलाउ करता है, तो प्यारे बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक तरफ है नमक वाला पानी, एक तरफ बिल्कुल साफ पानी। तो साफ पानी नमक वाले पानी की तरफ अपने आप चला जाएगा, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाएगा। तो ऑस्मोसिस ध्यान रखना, L से H की तरफ होता है, इसको ऐसे याद कर लो, L से H की तरफ। ऑस्मोसिस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। बात समझ में आई सबको? तो ये बात ध्यान रखना कि ये है ऑस्मोसिस। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझो। अब मान लो कि भाई इधर पानी आ रहा है, हमारा प्योर पानी इस तरफ आ रहा है, हमारा प्योर पानी जो है, प्लीज हमारा जो प्योर पानी है इस तरफ आ रहा है, बेटा दे दो यार, क्या हो गया? इट्स वेरी सिंपल यार। अब देखो हमारा अगर प्योर H2O अगर इस तरफ आ रहा है, तो हमें इसको रोकना है, तो रोकने के लिए हम इधर प्रेशर लगाएंगे उल्टी दिशा में। ऑस्मोसिस इस तरफ हो रहा है पर हम प्रेशर इधर लगाते हैं, तो इसको बोलता है पाई का मतलब यहां पर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ठीक है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऑस्मोसिस इधर हो रहा है तो हम प्रेशर इधर लगाते हैं, तो प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यार बच्चों यहां पर ऑस्मोसिस जो है, ये जो ऑस्मोसिस हमें बहुत जगह देखने को मिलता है। मैं आपको ऑस्मोसिस पढ़ा चुका हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा चुका हूं। मैं आपको प्लीज अभी ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस का बेस्ट एग्जांपल होता है अंडे वाला। ये अंडे वाला टॉपिक एग्जाम में कई बार आता है। ये अंडे वाला टॉपिक क्या समझना, अगर हमारे पास एग है, अभी मान लो प्योर वाटर है, प्योर H2O में हमने अंडा डाल दिया,
तो क्या होगा, देखिए प्योर पानी हमेशा अंदर की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन, बाहर लो है ना, प्योर पानी मतलब लो कंसंट्रेशन, तो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ पानी का फ्लो होता है, तो ये अंडा यहाँ पर स्वेल हो जाता है, स्वेल हो जाता है, स्वेल एग जो है स्वेल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कभी कि हमने नमक वाला पानी रखा हुआ है NaCl H2O, तो क्या होगा, और ये एग है एग, तो देखो इस बार बाहर हाई है, अगर आपने बाहर हाई कर दिया तो अंदर वाला लो हो जाएगा, और इस बार पानी लो से हाई मतलब ऐसे निकलेगा, तो एग यहाँ पर श्रिंक हो जाता है, श्रिंक, यानी कभी भी कोई चीज फूल जाए, स्वेल हो जाए, तो वहां पर समझ लो ऑस्मोसिस हुआ है, कोई चीज श्रिंक हो जाए तो वहां पर भी ऑस्मोसिस हुआ है। हम फूल पर पानी मारते हैं ताकि ऑस्मोसिस से फूल क्या है, फूल जाए, है ना। हम क्या करते हैं, अचार बनाने के लिए आम को नमक वाले पानी में डाल देते हैं, क्यों, ताकि ताकि क्या हो जाए, अचार श्रिंक हो जाए, अचार के अंदर से पानी बाहर निकल जाए, है ना, क्योंकि अगर नमक वाले पानी में डालेंगे तो बाहर हाई हो जाएगा, तो ऑस्मोसिस हाई की तरफ होता है। तो ये मान लो आम है, आम तो आम है लो पे और नमक है हाई पे, तो आम के अंदर से पानी निकलेगा बाहर H2O, तो हमारा जो आम है वो सूख जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तो जब भी कोई चीज स्वेल करे तब भी ऑस्मोसिस श्रिंक करे, तो भी क्योंकि कोई नमक वाला खाना खा रहा है उसकी शेल श्रिंक हो सकती है, ठीक है, तो क्यों ऑस्मोसिस, तो स्वेल और श्रिंक के सभी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑस्मोसिस। अब यार जो ये ऑस्मोसिस पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, अब हम रिवर्स ऑस्मोसिस भी पढ़ लेते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस हम क्या करते हैं, डीसैलिनेशन। अब ये डीसैलिनेशन क्या है समझिए, डीसैलिनेशन का मतलब होता है नमक मुक्त करना, नमक मुक्त, डी का मतलब हटाना, सैलिनेशन मतलब सैली मतलब नमक, सैली मतलब क्या होता है, नमक, सॉल्ट SAL है उसमें, तो डीसैलिनेशन नमक मुक्त कैसे करते हैं, देखो अब ये हमारे पास एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सिर्फ पानी को आने जाने दे सकता है, ठीक है। चलो मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप मेरे को 3 SPM के एग्जांपल बताओगे, 3 SPM के एग्जांपल, 3 सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल कमेंट में बताना, ऑनलाइन देख रहे हैं, जैसे कि सेलुलोज एसीटेट, ठीक है, सेलुलोज एसीटेट, पिग ब्लैडर भी एक SPM ही होता है, ठीक है, तो ये देख लेना अपने हिसाब से। सुनो अब देखो मैंने यहाँ पर नमक वाला पानी डाला हुआ है NaCl H2O, और यहाँ पर प्योर H2O, अब हो क्या है, ऑस्मोसिस इस तरफ हो रहा है, लो से हाई की तरफ, इधर प्योर है ना, प्योर मतलब लो, ऑस्मोसिस इस तरफ हो रहा है, मैंने इधर से प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, मैंने इधर से खूब प्रेशर लगाया, ज्यादा प्रेशर लगा दिया, हमने ज्यादा प्रेशर लगा दिया, ऑस्मोटिक से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, ऑस्मोसिस हो रहा है उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो क्या होगा, अब जो प्योर पानी है, प्योर पानी अब इस तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। मैंने दोबारा कहा था कि ये सिर्फ किसको जाने देता है, पानी को, तो जो प्योर पानी अब इधर से जाएगा और नमक यहीं छूट जाएगा, नमक यहीं छूट जाएगा, प्योर पानी इस तरफ चला गया, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, डीसैलिनेशन, कि आप नमक को वहीं छोड़ दोगे और पानी को आगे ले जाओगे। आप आपके घर में लगा होगा आरओ, आरओ यही होता है बेटा, जो गंदगी होती है ना वहीं छूट जाती है और प्योर पानी सिर्फ आपको मिलता है पीने के लिए, और गंदगी से वहीं छट जाता है, समझ पाए। तो आप लोग रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हम मोर प्रेशर यहाँ लगाते हैं, मोर प्रेशर, हम यहाँ पर ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, मोर प्रेशर मतलब कितना, जो प्रेशर अप्लाइड होता है, प्रेशर अप्लाइड होता है वो होता है ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जो अप्लाइड प्रेशर है ऑस्मोसिस से ज्यादा है, तो रिवर्स काम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पढ़ लिया, रिवर्स पढ़ लिया, डीसैलिनेशन पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, तो लास्ट हम पढ़ लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई, ये होता है CRT, जहां R SI यूनिट में होता है 8.314, T का मतलब है टेंपरेचर एंड C का मतलब यहाँ पर है मोलैरिटी, तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आगे, अगर इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो बताऊंगा, मुझे याद दिलाना भूल जाऊं तो, कि ऑस्मोटिक प्रेशर को ही प्रेफर किया जाता है मोलर मासेस निकालने के लिए, ठीक है। तो बाकी बातें अपने पास दो इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है CP, तो पहला मतलब तीसरा ये हमारा दो हम पढ़ चुके हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को सीखते हैं फटाफट। अभी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है समझते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, कि अब ये ग्राफ बना रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, समझना इस ग्राफ को देखो, ये है 1 ATM, यानी इस तरफ हमारा प्रेशर होता है और इस तरफ हमारा टेंपरेचर होता है, तो इस ग्राफ से आपको क्या सीखने को मिलेगा कि ये 1 ATM की लाइन होती है प्यारे बच्चों, तो ये है प्योर लिक्विड, अभी जैसे हमारे पास ये प्योर लिक्विड है, बस प्योर लिक्विड, तो प्योर लिक्विड का ग्राफ कुछ ऐसा है, और उसके सामने के टेंपरेचर को हम बोलते हैं TB मतलब यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, इसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल, जब हम नॉन वोलेटाइल डालेंगे तो क्या होगा कि पहले इसका प्रेशर का लेवल ये है, देखो दिस इज द लेवल ऑफ प्रेशर, जब ये प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर का लेवल ये होता है, और जब हम नॉन वोलेटाइल डालते हैं तो आपने पढ़ा होगा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP याद है आपको, कि जब हम नॉन वोलेटाइल डालते हैं इसके अंदर तो प्रेशर घट जाता है, तो प्रेशर का लेवल घट जाएगा, यानी घटने का मतलब यहाँ आ जाएगा, यहाँ आने का मतलब कि हमारा कर्व ऐसे चलेगा, और ऐसे जाने का मतलब कि इसके नीचे का अब ये वाला बॉइलिंग पॉइंट है, यानी प्योर सॉल्वेंट का प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जब उसके अंदर आपको लिक्विड सॉरी प्योर के अंदर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका भाप नहीं बन सकता, पत्ता को भी मान लो, आप पत्ता को भी डाल दो तो क्या होगा, प्रेशर घटने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है आगे जाके बढ़ जाता है, ये होता है TB नॉट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल स्टार्टिंग का TB नॉट, अब इसका नाम रख दो चलो TB मतलब फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, और इसके बीच के जो इंक्रीमेंट है इसको डेल्टा TB बोलते हैं। तो डेल्टा TB क्या होता है, कितना बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ गया जब आपने क्या डाला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो प्रेशर घट जाता है, और प्रेशर जब घट जाएगा तो उसके सामने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है डेल्टा TB, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, और इसके अंदर एक कांस्टेंट आता है KB, इस KB का नाम होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन मतलब बढ़ना, एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम होता है जो होमवर्क दे रहा हूं मैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एक और नाम होता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको कमेंट में लिख के बताना मुझे, KB का दूसरा नाम क्या है, KB का दूसरा नाम मुझे बताएंगे, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका ग्राफ, और एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, डेल्टा TB का मतलब कितना इंक्रीज हुआ, TB नॉट का मतलब है इनिशियल, TB का मतलब है फाइनल, और उनके बीच का डेल्टा TB। कुछ एग्जांपल देता हूं, मान लो वाटर के केस में, वाटर का TB नॉट कितना होगा, तो पानी 100 डिग्री पर बॉइल होता है, अच्छा इसका डेल्टा TB मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका TB कितना होगा, TB होगा 105, नहीं समझे, देखो TB 100 बढ़ कितना गया 5, तो फाइनल कितना हो गया, तो TB का मतलब होता है फाइनल, ठीक है, और TB नॉट का मतलब ओरिजिनल प्योर का इनिशियल, और डेल्टा TB निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, एक कांस्टेंट को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करना है, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस, तो ये हो गया हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देखने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ना, इसको समझते हैं ध्यान से। तो डिप्रेशन मतलब कम होना, ठीक है, वही वाली कहानी है। देखो हम ग्राफ बनाएंगे प्रेशर एंड टेंपरेचर के बीच का ग्राफ, तो मैं आपको बता दूं देखो होता क्या है, इस बार ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। अभी क्या है, यहाँ पर दो चीजें, एक होता है लिक्विड और ये होता है हमारा हल्का हल्का सॉलिड पार्ट,
क्योंकि देखो मेरी बात समझो, तो ये लिक्विड का प्रेशर और सॉलिड का प्रेशर जहां पर ये मिलते हैं ना, जहां पर ये मिलते हैं इसको बोलते हैं हम ओरिजिनल TF नॉट। TF नॉट मतलब इनिशियल टेंपरेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो हम पढ़ रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। तो ये प्योर लिक्विड है और ये सॉलिड है, फ्रोजन, प्योर सॉलिड। प्योर सॉलिड मतलब फ्रोजन सॉलिड। आप ग्राफ एक बार एनसीईआरटी जरूर देखना। मतलब एक्चुअली होता क्या देखो यार, जब हम किसी चीज को जमाते हैं ना, बर्फ बनाते हैं, बर्फ, तो बर्फ बनाते वक्त एक बात ध्यान रखना कि थोड़ा सा लिक्विड पार्ट भी होता है और हल्का सा इसका सॉलिड पार्ट भी होता है। इसको हम कच्ची बर्फ कहते हैं, इसमें पानी भी होता है और आइस भी होता है। तो एक ऐसी कंडीशन है कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर पत्ता गोभी जैसा कुछ डाल दिया, नॉन वोलेटाइल। आपने नॉन वोलेटाइल डाल दिया। अब नॉन वोलेटाइल डालोगे तो क्या होगा, जब आप नॉन वोलेटाइल डालोगे तो क्या होगा, अब होगा ये कि जो प्रेशर है वो घट जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा आई डिड वन मिस्टेक, आई एम सॉरी, ये होना चाहिए ना लिक्विड का, ठीक है सॉरी, ये सॉलिड का होगा, प्योर सॉलिड का होगा। ये प्योर सॉलिड मतलब फ्रोजन सॉलिड पार्ट, फ्रोजन सॉलिड, फ्रोजन सॉलिड, और ये होगा लिक्विड का, ठीक है ध्यान रखना, जो प्योर लिक्विड है आपका। अब आपने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो प्रेशर घटेगा, तो ये प्रेशर घट के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अभी घट गया प्रेशर। और घटने का मतलब है कि आप पीछे आ गए, ये आपका है TF, यानी आप पीछे की तरफ आ गए। तो इसको बोलते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। तो डेल्टा TF जो है वो होता है KF इनटू मोलरिटी, जहां डेल्टा TF का मतलब कितना चेंज हो गया, कितना हम पीछे आ गए। तो ये फ्रीजिंग, अब KF का नाम कोई मुझे होमवर्क में बताना, KF क्या होता है इसके अंदर, देखते हैं किसमें कितना है दम। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। चलो अब काम की बात करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं पानी का। तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो होगा हमारा, पानी का होता है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री क्या होगा, 0 डिग्री होगा हमारा TF नॉट, TF नॉट। अब मैंने कहा आपसे कि जो डेल्टा TF है, डेल्टा TF है 5 डिग्री सेल्सियस, तो TF कितना होगा, तो TF होगा 0 - 5 डिग्री, जो कि होगा -5 डिग्री। नहीं समझे, अरे भैया अगर ये 0 है तो पीछे वाले क्या बोलोगे -5। तो देखो TF नॉट जो 0 है, तो ये घटा है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, कि 0 से भी घट गया, तो 0 - 5, -5 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF क्या होता है पता लग गया, डेल्टा TF ये होता है कितना चेंज हुआ है। अब पहले बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है ग्राफ, फॉर्मूला और ये सारी चीजें। अब कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं फटाफट। एप्लीकेशन क्या है, पहले डेल्टा टीवी की एप्लीकेशन देखो और फिर हम देखेंगे डेल्टा TF की एप्लीकेशन जो एग्जाम में आता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे हम कि जो पाई है, पाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए डेल्टा टीवी जो है, इसमें हमने क्या सीखा कि अगर आप नॉन वोलेटाइल का इस्तेमाल करेंगे, नॉन वोलेटाइल का इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का क्या मतलब है कि अगर 100 डिग्री था पहले, तो अब 100 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग को प्याज गलाना होता है, प्याज जब हमें प्याज गलाना होता है तो प्याज में हम नमक डाल देते हैं। क्यों, प्याज में नमक डालने से प्याज जल्दी गल जाता है। क्यों, क्योंकि अब जब आप नॉन वोलेटाइल डाले हो, नमक एक नॉन वोलेटाइल, नमक का भाप बनता है क्या, नमक का भाप नहीं बनता है। तो नमक डालते तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या है कि अब 120 डिग्री पर काम होगा, और 120 डिग्री पर काम होगा तो प्याज जल्दी गल जाएगा। तो घर में जब खाना बनाते तो ऊपर से, ठीक है, जैसे कोई अगर नॉनवेज बना रहा है तो नमक ऊपर जैसे डाल देता है ताकि वो जल्दी से पक जाए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कांसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। फ्रीजिंग पॉइंट का घटना क्या है कि हमने कहा जब हम नॉन वोलेटाइल डालते हैं, व्हेन वी पुट नॉन वोलेटाइल, तो क्या होता है, जब आप नॉन वोलेटाइल डालोगे तो गलत चीज होगी। क्या गलत चीज होगी कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। यानी जो चीज पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जा रही थी, 0 डिग्री पर ही बर्फ, अब वो 0 डिग्री पर बर्फ ना बनके वो -30 डिग्री पर बर्फ बनेगा। अब इस बात को थोड़ा गहराई समझना, पहले 0 डिग्री पर बर्फ था, अब 0 डिग्री पर बर्फ नहीं होगा, अब -30 डिग्री पर बर्फ होगा। तो 0 डिग्री पर बर्फ नहीं होगा तो 0 डिग्री पर क्या होगा फिर बताओ, 0 डिग्री पर क्या होगा, पानी। अरे बेवकूफो, अब जो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, यानी बर्फ बनना -30 पे स्टार्ट होगा। अब बर्फ 0 पर नहीं बनेगा, यानी कि ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां पर रोड पे ना, रोड पे बर्फ भर जाता है, बर्फ, तो गाड़ियां फिसलती है, और जो लोग बर्फ देखने गए थे वो आंखें खोलते तो उनको बादल दिखाई देता है। इसको थोड़ा समझना। तो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पर नमक का छिड़काव करती है, नमक रोड पे। नमक के छिड़काव से क्या होगा, देखो जो ये नमक होता है ये है नॉन वोलेटाइल, नमक डालने से फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, यानी अगर यहाँ का टेंपरेचर अगर -3 डिग्री सेल्सियस है तो -3 पर बर्फ नहीं बनेगा। अब बर्फ बनने के लिए -30 चाहिए, माइनस क्या चाहिए, अगर -30 पर बर्फ बनेगा तो -30 से ऊपर -3 पर क्या होगा, पानी। तो यहाँ पर जो बर्फ है वो पानी बन जाता है, पानी, और गाड़ी आराम से चलती रहती है। और मतलब क्या समझे आपकी, नमक का बड़ा इस्तेमाल है, इसलिए एक ट्रेंड चला था, सेंधा नमक, सेंधा नमक। ठीक है, तो नमक का काफी ज्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, उसका मैं आज तक वैसे लॉजिक समझ नहीं पाया, अगर क्योंकि वो मैं सच में लॉजिक नहीं समझ पाया। मुझे लग रहा है कंपनी ने प्रचार करवा दिया कि भाई हमारा बिक जाए। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल को बोलते हैं एंटी फ्रिज एजेंट। अब ये क्या होता है, पहले इसको समझना कि अगर, समझना प्लीज, एंटी फ्रिज एजेंट क्या होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी में, अपने गाड़ी के रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल को डाल लोगे तो ये एक नॉन वोलेटाइल है। कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह काम करेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह काम, मतलब ये एक, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, जो इथाइलिन ग्लाइकोल है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह काम करता है। तो आपका जो ये गाड़ी के अंदर रेडिएटर है उसका जो पानी है, पानी उस पानी को जमने नहीं देगा, इसको आइस नहीं बनने देगा, क्योंकि यह एंटी फ्रिज एजेंट। यानी अगर आप गाड़ी को लेके जाओगे लद्दाख घूमने, सियाचिन घूमने, तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। बंद क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने गाड़ी में क्या रखा है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, वो पानी को जमने देगा नहीं, तो बस आपकी गाड़ी चलती रहेगी। तो ये कुछ एग्जांपल थे। अब यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास एक लास्ट टॉपिक ये है कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे। कहाँ गया हमारा ये पाई, पाई जो है, पाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बेस्ट माना गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेस्ट, या कह सकते हो प्रेफर्ड, प्रेफर्ड, प्रेफर्ड है ना, प्रेफर्ड ओवर अदर कोलिगेटिव, ओवर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मुकाबले इसको प्रेफरेंस दी जाती है। फॉर व्हाट, फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मास ऑफ प्रोटीन, मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हो गया, या फिर कह सकते हो मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल, प्रोटीन हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, इसका इस्तेमाल किया जाता है मोलर मास निकालने के लिए। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है पाई के अंदर आप मोलरिटी का इस्तेमाल करते हो, पहला रीजन, मोलरिटी इज यूज्ड, मोलरिटी आसान होता है कैलकुलेट करना। दूसरा, रूम टेंपरेचर का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर रूम टेंपरेचर पर कैलकुलेशन होती है। ठीक है, बात समझ पाए। तो दो रीजन मैंने बताया, एक रीजन आपको होमवर्क है। आप अगर कहीं भी इंटरनेट पे लिखोगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेस्ट या प्रेफर्ड ओवर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको बहुत सारे लिस्ट आ जाएंगे, आपको एक मुझे बताना है। अब लास्ट में प्यारे बच्चों हमें पढ़ना होता है चैप्टर के अंदर एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो लास्ट में चैप्टर में पढ़ना होता है एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, देखो एबनॉर्मल मोलर मास, और ये एग्जाम में आ भी सकता है। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, देखिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, पाई इज इक्वल टू CRT, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू M, और भी हमने बहुत सारे फार्मूला पढ़े। जब इन फार्मूले से हमने मोलर मास को कैलकुलेट किया, हम लोगों ने मोलर मास को निकाला इन फार्मूले से, तो मोलर मास आता है गलत।
यानी कि ये फॉर्मूले हमारे गलत है जो भी हमने पीछे पढ़ा है, समझ पा रहे हो? तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? मोलर मास कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूलाज, मोलर मास कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूलाज इज एबनॉर्मल, मतलब वो सही नहीं है। तो सही क्यों नहीं था ये हमें समझना है, सही क्यों नहीं था ये हमें समझना है कि सर आपने फॉर्मूला पढ़ाया, उन फॉर्मूले से हमने मोलर मास निकाला, वो गलत है, तो हमने नाम दिया एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये एबनॉर्मल मोलर मास क्यों है, इसके पीछे रीजन देखो। रीजन ये है, हम पढ़ रहे थे सीपी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, होता ये है कि जब हम NaCl की बात करते हैं तो हमें लगता है ये एक पार्टिकल है, पर जब ये टूट जाता है तो ये बन जाता है Na+ एंड Cl-, इट बिकम्स 2, ये 2 बन जाता है। तो हो क्या रहा है कि हमारी जो पिछली नॉलेज है, वो पिछली नॉलेज ये है कि हम NaCl को एक मानते थे, पर हकीकत में NaCl 2 से मिलकर बना हुआ है। तो यानी कि आपका ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एक के लिए, पर हमारे पार्टिकल तो बढ़ गए, तो आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना भूल गए हो, इसीलिए आपका फॉर्मूला गलत है। बात समझ पा रहे हो? यानी आपका ये जो फॉर्मूला है एक पार्टिकल मान के है, लेकिन रियल में जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास कितने हैं? 2। तो जब हमारा डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन, तो हमारा आंसर गलत आता है। वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि A और B को मिलाते हैं वो A भी बन जाता है। अब पार्टिकल तो हमने 2 माने थे, पर वो मिलकर एक बन गए, अभी भी आंसर गलत आएगा। यानी पीछे जो आपने फॉर्मुलास बनाए थे वो ये माना था कि चलो A+B 2 पार्टिकल है, पर हकीकत में वो क्या है? एक है, वो जुड़ गए, आपस में जुड़ गए। तो जब एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन, तब भी आपका आंसर गलत आएगा। यानी कि ये जो फॉर्मुले थे इनमें हमने किसकी बातें नहीं करी? डिसोसिएशन की और एसोसिएशन की बातें हमने नहीं करी, तो यहां से आंसर आपको गलत मिलेगा। तो क्या किया गया? तो बनाया गया वेंट ऑफ फैक्टर, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर, अब ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या है समझिए। बोला गया जितने भी फॉर्मुले है पाई इज इक्वल टू CRT उसको I से मल्टीप्लाई करो, या डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू मोलैरिटी उसको भी I से मल्टीप्लाई करो, या जो PA0 माइनस P टोटल अपॉन में PA0 XB था उसको भी I से मल्टीप्लाई करो, या जो आपका डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलैरिटी था उसको भी I से मल्टीप्लाई करो। यानी सभी फॉर्मुले को I से मल्टीप्लाई करो। इस I को ही वेंट ऑफ फैक्टर कहा गया है। मैं आपको सिंपल होमवर्क देता हूं, आप I की डेफिनेशन NCERT से याद करना, NCERT से याद करना, क्योंकि I की डेफिनेशन पर MCQ आ सकता है या कुछ ना कुछ आ सकता है, क्योंकि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, पर आप इसकी डेफिनेशन NCERT से याद कर लेना, ठीक है? पर फिलहाल हम I को समझते हैं कि I कैसे निकाला जाएगा। यानी कि अगर हम सभी फॉर्मुले में I का मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो I कैसे निकाला जाता है? तो I निकालने के लिए आपको सिंपल 2 बातें ध्यान रखनी है, एक लाइन खींचनी है, एक लाइन खींचना है, एक तरफ लिखना है डिसोसिएशन, ठीक है, और एक तरफ लिखना है आपको एसोसिएशन। डिसोसिएशन एसोसिएशन लिखना है और आपको सिंपल लिखना है I इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा, डिसोसिएशन के लिए और एसोसिएशन के लिए I इज इक्वल टू 1 + 1/n - अल्फा। अब यहाँ पर n क्या है आपको बताइए, नंबर, n यहाँ पर पार्टिकल्स है। अल्फा कैसे निकालते हैं? अल्फा निकालते हैं परसेंटेज ऊपर 100 नीचे। अब आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है कि NaCl और लिखा है कि कंप्लीट डिसोसिएटेड, कंप्लीट लिखा होगा या 100% लिखा होगा या कुछ भी परसेंटेज हो सकता है, तो आप इसके लिए I निकालोगे। I होगा 1 + n, NaCl में Na + Cl - 2, तो n की वैल्यू क्या लिखोगे? 2 - 1। अल्फा कैसे निकालना है? अल्फा है कि परसेंटेज अपॉन में 100, तो इस क्वेश्चन में परसेंट कितना है? 100% अपॉन में 100, तो करके आंसर क्या आएगा? 1 तो अल्फा की वैल्यू 1। तो हमने क्या किया? 1 + n - 1 अल्फा I निकालने के लिए, तो 1 + n - 1 इनटू में अल्फा, अल्फा कैसे निकालते हैं? परसेंटेज अपॉन में 100। अब यहाँ से I कितना आ जाएगा? I आएगा 2, बस खत्म। मान लो कोई क्वेश्चन देता हूं मैं होमवर्क में, किसी ने बोला कि NaCl ही है लेकिन जो परसेंटेज है वो है 25%, तो I की वैल्यू क्या आएगी बताओ? तो सब कुछ सेम रहेगा, कैसे करोगे? I इज इक्वल टू 1 + n कितना होगा? 2 - 1 अल्फा, अल्फा कितना होगा? परसेंटेज अपॉन में 100, तो 25 अपॉन में 100 यानी कि 1/4, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको परसेंट दिया होगा हमेशा, या तो कंप्लीट दिखाओ, कंप्लीट मतलब पूरा 100%। अब क्वेश्चन आ गया कि भैया A और B मिलके A भी बना रहे हैं और ये जो काम हो रहा है सिर्फ 50% हो रहा है, तो आप बोलोगे अच्छा I इज इक्वल टू 1 + 1/n मतलब 2, दो ही तो पार्टिकल है। अगर दो ही तो पार्टिकल है, A + B माइनस मान लो, दो ही तो पार्टिकल है, तो यहाँ पर 1/n उल्टा काम हो रहा है, -1 अल्फा, अल्फा कैसे निकालोगे? परसेंटेज अपॉन में 100, 50 अपॉन में 100 कितना आ गया? 1/2। यहाँ से सॉल्व करना आपको I मिल जाएगा। बस एक बार ध्यान रखना जीवन भर, यहाँ पर I की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है क्योंकि ये डिसोसिएशन है, और यहाँ पर I की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है क्योंकि ये एसोसिएशन है। इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वेंट ऑफ फैक्टर वाला या एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन फॉर्मूले में I मल्टीप्लाई करना है, और जब कभी एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात न की गई हो तो सिंपल आपको वैसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन जैसे पीछे फॉर्मूले बताए गए। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। कुछ छूट गया तो प्लीज मुझे बता दो।